हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम महेश कुमार वर्णवाल की जो हिस्ट्री की बुक है और इसमें जो प्राचीन इतिहास है, हम इसमें डेली चैप्टर वाइज एक एक क्लास डेली इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और इसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर वाले क्वेश्चन बनेंगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक या विवरण क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। हिस्ट्री की डेफिनेशन बता रहा है कि किसी भी व्यक्ति, समाज या किसी भी देश से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, विशिष्ट या कोई सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसके कालक्रम को इतिहास कहा जाता है। ठीक है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति एवं इन स्थितियों में कम समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। यानी कि जो इतिहास है, किसी भी समाज की जो सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति या राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति होती है, उसमें समय के साथ जितने भी परिवर्तन होते हैं उसको भी इतिहास बताता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पुरातात्विक स्रोत। यानी कि इन इतिहासों को जानने के लिए अलग अलग स्रोत हैं, तो हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं देखते हैं। किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए उसके उचित विश्लेषण में जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि पुरातात्विक किसी भी इतिहास को जानने के लिए, किसी भी जगह के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। आपके होते हैं अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि। ये चीज़ें क्या होती हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। यानी कि अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों या कोई भी भवन या कोई भी बर्तनों के तहत हम आप क्या लगा सकते हैं? पुरातात्विक स्रोतों या किसी भी इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो आपके अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन आदि चीज़ें क्या होती हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिनको बोलते हैं माउंट्स यानी कि टीले, इनकी खुदाई के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। अब टीला किसे कहते हैं? टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहा जाता है जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। यानी कि टीले क्या होते हैं? एक उभरा हुआ भाग होता है किसी भी मिट्टी या रेते का। उसके नीचे क्या होता है? कोई बस्ती, कोई भी पुरानी बस्ती बची हुई होती है, यानी कि काफ़ी पुरानी सालों की, और उसके ऊपर क्या होता है? एक उभरा हुआ सा भाग होता है। ठीक है, तो उसी को टीला कहा जाता है। और टीले प्राचीन टीले अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से प्राप्त वस्तुओं एवं कलाकृतियों के आधार पर जो ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाता है उसको आपका क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी स्मारक, किसी भी टीले का जो ऐतिहासिक विश्लेषण होता है उसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, इसमें लिखा है दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से लोग, भारत के किस क्षेत्र के लोग मृत व्यक्ति के साथ या शव के साथ
औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुओं को उनके साथ में दफनाते थे। और इनको क्या कहा जाता था? मेगालिथ कहा जाता था। आ सकता है क्वेश्चन कि जो दक्षिण भारत के लोग थे, जो 100 होते थे मृत व्यक्तियों के साथ, उनके डेड बॉडी के साथ औजार हो गए या कोई हथियार हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, उनको दफना देते थे साथ में। और उसके ऊपर क्या करते थे? कोई बड़ा सा पत्थर, यानी कि उस कब्र के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर खड़ा कर दिया जाता था। ऐसे स्मारकों को क्या कहा जाता था? मेगालिथ या महापाषाण कहा जाता था। नेक्स्ट है, किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर हमें किसी भी काल का पता लगाना है, मतलब कोई वस्तु है और हमें उसके समय का पता लगाना है कि ये जो वस्तु है या औजार है या अभिलेख है, तो ये कौन से समय की है, किस काल से संबंधित है, तो उसका पता लगाने के लिए एक विधि होती है रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सिक्के। देखो, सिक्कों का भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे इतिहास में। तो जानते हैं क्या होते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को आपका क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्राओं की बनावट एवं उसमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। यानी कि मुद्राओं की बनावट कैसी है या उसमें कौन से धातु प्रयोग किए गए हैं, उसके आधार पर हम इतिहास मतलब पता लगा सकते हैं कि कब कौन से इतिहास की है। प्राचीन काल में अधिकांश जो मुहरें बनाई गई थी धातु की बनाई जाती थी। यानी कि प्राचीन काल में जो मुहरें थी किस चीज़ से बनाई जाती थी? धातु से बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। तो आपका पटवारी के एग्जाम में प्रश्न भी बना था कि प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं, तो आपका पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और इन सिक्कों पर कोई लेख भी नहीं होता था, केवल आकृतियाँ बनी होती थी, यानी मतलब कुछ चित्र बने होते थे, इनमें कोई लेख नहीं लिखा होता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने व शीशे के सिक्कों के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश जो सांचे हैं कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। ठीक है, भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। तो जो भारत में आरंभिक जो सिक्के मिले थे उसमें क्या बने थे? प्रतीक चिन्ह मिले थे। परंतु बाद के सिक्कों में राजाओं, देवताओं के नाम तथा जो तिथियां होती थी वो अंकित मिलते थे। तो नोट कर लीजिएगा कि जो भारत में जो आरंभ में जो सिक्के मिले थे उसमें सिर्फ प्रतीक चिन्ह बने होते थे, और जो बाद के सिक्के मिले उस पर राजाओं या देवता अपने नाम खुदवा देते थे। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। इम्पोर्टेंट है कि जो सिक्के होते थे, सिक्कों पर जो लेख लिखवाना या उसमें तिथियां लिखवाना कि ये कब की हैं, कौन से काल की हैं, इसका प्रारंभ मतलब इस परंपरा का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने करवाया था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं। देखिए ये 2-3 जो लाइनें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना कि सिक्कों से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारत में जो सर्वाधिक सिक्के हैं किस काल के मिले थे? मौर्योत्तर काल के मिले थे। जो किससे बने होते थे? मुख्यतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी या सोने से निर्मित होते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। काफ़ी बार पूछा जाता है कि सोने के सिक्के किन शासकों ने सबसे अधिक जारी किए थे, तो गुप्त शासकों ने। एक इसी में है
सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए थे। अगर सिर्फ सोने के सिक्के पूछेगा तो गुप्त शासकों ने, अगर सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे तो कुषाण शासकों ने। कन्फ्यूजन वाले हैं, जो सिर्फ सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और जो शीशे के सिक्के थे वो आपके जारी किए थे सातवाहन शासकों ने। ये भी इम्पोर्टेंट है कि शीशे के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे, तो सातवाहन शासकों ने अधिक मात्रा में क्या किए थे, शीशे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभिलेख। अब अभिलेख क्या होते हैं जानते हैं, सिक्कों के बारे में हमने जान लिया, आगे बढ़ते हैं अभिलेखों के बारे में। अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता था, मुद्रा शास्त्र, और अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है पुरालेखा शास्त्र यानी कि एपिग्राफी। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो बोगाज कोई से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र, पेलियोग्राफी कहते हैं। क्या कह रहा है कि अभिलेख और जो पुराने दस्तावेज होते हैं उनकी जो प्राचीन तिथि के अध्ययन की, यानी कि वो कौन से समय के हैं वो अभिलेख या वो दस्तावेज, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुरालिपि शास्त्र, पेलियोग्राफी। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। ज़्यादातर अभिलेख क्या होते हैं, मोहरों या जो स्तूप होते हैं या जो चट्टानें होती हैं या ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो मंदिर होते हैं, मंदिरों पर भी बने होते हैं, ईंटों या कोई मूर्तियों या दीवारों पर भी बने होते हैं, ठीक है। और आगे कह रहा कि आरंभिक जो अभिलेख थे प्राकृत भाषा में थे। इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन भारत के जो आरंभिक अभिलेख थे किस भाषा के थे, प्राचीन भाषा के थे, तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी, ठीक है। यानी कि जो आरंभिक अभिलेख थे प्राचीन भारत के वो प्राकृत भाषा में थे और संस्कृत भाषा में थे। ब्राह्मी लिपि। अब कुछ लिपियों की बात करते हैं। अशोक के अधिकतर जो शिलालेख थे ब्राह्मी लिपि में हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। यानी कि जो अशोक के शिलालेख पाए गए थे, क्योंकि अशोक ने ही सर्वाधिक शिलालेख खुदवाए थे, ठीक है। और उनकी लिपियाँ क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी और प्राकृत भाषा थी, ठीक है। खरोष्टी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। देखो ब्राह्मी लिपि की मुख्य विशेषता क्या है कि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि जैसे हम देवनागरी लिपि लिखते हैं। और खरोष्टी लिपि क्या होती है, उल्टी लिखी जाती है, यानी कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। और जो यूनानी एवं आर्मेक लिपि होती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख थे उनमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो वो है यूनानी एवं आर्मेक लिपि। मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, ठीक है। अशोक के काफ़ी अभिलेख थे जो कि काफ़ी स्थानों से मिले थे, जिनसे उनके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम कुछ अभिलेखों की बात करेंगे कि वो कहाँ से प्राप्त हुए थे और
उनकी क्या विशेषता थी और वो किन शासकों के थे। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी मिलती है। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो अभिलेख थे और उनके शासकों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह अभिलेख किस शासक का था। तो पहला है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, जो किस शासक का था? कलिंग नरेश खारवेल का। हाथी गुफा अभिलेख में किस शासक का उल्लेख था? कलिंग नरेश खारवेल का। दूसरा है ऐहोल अभिलेख, जो था पुलकेशिन द्वितीय का। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का था। तीसरा है नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का। जूनागढ़ अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुद्रदामन का। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख था समुद्रगुप्त का। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का। और जो नेक्स्ट है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, ये है आपका स्कंदगुप्त का। एक नोट लिखा है इसमें कि भारत का जो सर्वप्रथम उल्लेख है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो ये मिलता है आपका जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है, उस अभिलेख में मिलता है। ठीक है। वरिष्ठ पुत्री पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता व उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। यानी कि जो सबसे पुराने अभिलेख थे कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। इसके बाद हम हड़प्पा जो सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता, उसी को हम पढ़ेंगे, उसी पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पुराने अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वो ईसा पूर्वी 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। इन अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। वो जो उस समय बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। यानी कि अशोक के जो शिलालेख थे सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। कब? 1837 में। इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ जो स्तंभ अभिलेख थे और उनके स्थान और उनकी क्या विशेषता थी और वो किस समय और किस व्यक्ति से रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला है मेहरौली स्तंभ लेख। ठीक है। तो मेहरौली स्तंभ लेख जो है आपका कहाँ से मिला है? मेहरौली आपका दिल्ली में है, कुतुब मीनार परिसर के पास है। तो यह वहीं से प्राप्त हुआ है और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और इसका जो समय है कौन से काल का है? गुप्तकालीन है। और जो इसकी विषय वस्तु क्या है? यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के वैष्णव होने, यानी कि बंगाल विजय तथा सप्त सिंधु के समीप विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध एवं विजय के विवरण प्रदान करता है। यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी एमपी पर स्थापित था, जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक ने दिल्ली में स्थापित कर दिया था। ठीक है। यानी कि जो यह मेहरौली स्तंभ लेख है यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, जो कि क्या बताता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के वैष्णव होने और बंगाल विजय और सप्त सिंधु के जो उसने राजाओं से युद्ध किया था उसके बारे में बताता है। और पहले यह कहाँ था? एमपी में था, मध्य प्रदेश में, और बाद में यह किसी शासक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। दूसरा है
प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, जो कि मिला था यूपी प्रयागराज से मिला था और संबंधित किससे है? समुद्रगुप्त से है। और कौन से काल से रिलेटेड है? गुप्तकालीन। देखिए इसमें क्या खास बात थी। संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ लेख पर अंकित है, जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश परिचय, उसकी विजयों और राज्य विस्तार का वर्णन किया है। यानी कि जो प्रशस्ति स्तंभ लेख है, वैसे तो ये इसमें क्या किया था समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है हरिसेन, उन्होंने इसमें क्या किया था, जो समुद्रगुप्त के जो वंश थे या उनका जो परिचय था या उनके द्वारा जो भी विजय प्राप्त की थी उसके बारे में बताया गया था। और यह संस्कृत में रचित है। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध स्तंभ लेख। बौद्ध स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? भरहुत, एमपी में। भरहुत कहाँ पर है? एमपी में है। जो कि किस राजा से संबंधित है? राजा वासुदेव से, और शुंग काल का से संबंधित है। यह अभिलेख शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। तो बौद्ध स्तंभ लेख किस वंश के बारे में बताता है? तो शुंग वंश के बारे में बताता है। नेक्स्ट है मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख आपका मथुरा यूपी से मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय का से संबंधित है। यह भी गुप्तकालीन है। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, यानी कि यह पहला अभिलेख है मथुरा स्तंभ लेख जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। ठीक है, जो गुप्त संवत था किसने चलाया था? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, जो कि एमपी से प्राप्त हुआ है और किससे संबंधित है? भागभद्र होलिओडोरस इंडो ग्रीक शासक है ये, और किस समय का है? शुंग काल का। इसमें दो अभिलेख उत्कीर्ण हैं। एक अभिलेख में हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताया गया है और उसके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्णन है, और दूसरे अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख है। अब आता है ऐरण अभिलेख। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ऐरण अभिलेख एमपी से मिला हुआ है, जो कि संबंधित है समुद्रगुप्त से और गुप्त काल का है। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। ठीक है, जो ऐरण अभिलेख है समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों के बारे में बताता है। ऐरण स्तंभ लेख एक और है, ये भी एमपी से मिला है। यह बुद्धगुप्त से संबंधित है, गुप्त काल का है। यह स्तंभ लेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भगवान विष्णु का जो सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण है वह कौन सा है? ऐरण स्तंभ लेख है। भीतरी स्तंभ लेख, जो कि यूपी से प्राप्त हुआ है, स्कंदगुप्त का है और गुप्तकालीन है। इस लेख में स्कंदगुप्त के वंश परिचय, हुणों के आक्रमण, स्कंदगुप्त द्वारा उसके दमन का उल्लेख है। बिलसड़ स्तंभ लेख, जो कि यूपी से मिला है, कुमार गुप्त फर्स्ट का है, गुप्तकालीन है। इस अभिलेख में गुप्त संवत 415 ईस्वी अंकित है तथा कुमार गुप्त तक के जो जितने भी गुप्त शासक हैं उनका उल्लेख है। इसी अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण दास द्वारा कार्तिकेय मंदिर तथा धर्म संघ के निर्माण का भी उल्लेख है। नेक्स्ट है ऐरण स्तंभ लेख। वही है, ये अलग अलग प्रकार हैं इसके। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि ये आपका मिला है एमपी से, जो कि भानुगुप्त का था। ये पूछा जाता है और गुप्त काल का है ये भी, क्योंकि इसमें जो हुआ था ना कि पढ़ लेते हैं एक बार।
510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा है, ठीक है, तथा हुणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज की मृत्यु तथा उसके बाद गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। यानी कि अगर बात की जाए कि प्राचीन काल में जो सती होने का प्रमाण मिलता है किस अभिलेख से मिलता है, तो वह एरन अभिलेख है भानुगुप्त का। इसको आप स्टार कर लेना, यानी कि नोट कर लेना कि सती होने का सर्वप्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिला, तो एरन स्तंभ लेख से, ठीक है। नेक्स्ट है तालगुंडा स्तंभ लेख, जो कि कर्नाटक से मिला, शांतिवर्मन का है, गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख दक्षिण के कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का स्रोत है। इसमें कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख। अब आगे चलते हैं साहित्यिक स्रोत, ठीक है, कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम कैसे इतिहास का पता लगाते हैं, किन किन स्रोतों से हम इतिहास का पता लगा सकते हैं। यद्यपि प्राचीन भारतीयों की लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध जो पांडुलिपियां हैं, इनका यानी कि जो पांडुलिपियां थी ये 4वीं सदी के पहले की नहीं थी तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा में फैल गई। और ये जो पांडुलिपियां हैं मेष चर्म और काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं, ठीक है। और जो हमारे वेद होते हैं 4, और जो उपवेद होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं एक बार इसमें डिस्कस कर लेते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, ठीक है, जिसको हमारा प्राचीन वेद भी कहा जाता है ऋग्वेद को। इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। और इसमें क्या लिखी गई है, मतलब कौन सी बातें लिखी गई हैं ऋग्वेद में, तो वो है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। यानी कि ऋग्वेद कौन से शास्त्र से संबंधित है, तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। दूसरा है यजुर्वेद, जो जिसका उपवेद है धनुर्वेद और युद्ध कला से यह संबंधित है। तीसरा है सामवेद, जिसका उपवेद है गंधर्ववेद, और जो कि सामवेद में किसका विवरण मिलता है, कला एवं संगीत का संबंध मिलता है। चौथा है अथर्ववेद, जो कि शिल्प वेद जिसका उपवेद है और भवन निर्माण कला से यह संबंधित है। वैसे जो अथर्ववेद माना जाता है कि इसमें जो जादू टोना होता है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे साहित्यिक स्रोत की। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकांश जो हैं वो दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। हिंदू के धार्मिक साहित्य में वेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। ऋग्वेद को 1500-1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं। मतलब लगभग जो ऋग्वेद है कब लिखा गया था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अंदर लिखा था। लेकिन जो अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, रणक्य है और उपनिषद हैं, उनको 1000 से 500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान है। उपनिषदों में हमें क्या मिलते हैं, दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। अब वेदांग क्या होते हैं, देखो वेदांग भी होते हैं, यानी कि वेदों का अर्थ समझने और सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है, ठीक है। और वेदांग हमारे कितने होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है शिक्षा। वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। जो हमारे वेद होते हैं उनके शुद्ध उच्चारण के लिए पहला वेद कौन सा है, शिक्षा। दूसरा कौन सा है, कल्प। वैदिक
कर्म कांडों को संपन्न कराने हेतु जो भी विधि एवं नियम होते हैं तो उसके लिए कौन सा वेदांग है? कल्प। तीसरा है व्याकरण। इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम, यानी कि जो धातु की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के नियम किसमें होते हैं? व्याकरण में। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। क्वेश्चन बन सकता है कि यास्क ने किसकी रचना, सॉरी निरुक्त की रचना किसने की थी? तो यास्क ने की थी। पांचवा है छंद। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया है। छठा है ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? लगध मुनि थे। तो हमारे 6 वेदांग हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण आपका है पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ, जिसको कि किसने लिखा था? पाणिनि ने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी। यानी कि जो अष्टाध्यायी है इसमें सूत्र लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण है। और अष्टाध्यायी लिखी है आपकी पाणिनि ने, जो कि कब लिखी गई थी? 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। पाणिनि ने अपने समय के जो समाज है, अर्थव्यवस्था है और संस्कृति पर महान प्रकाश डाला था। महाभारत जिसे वेदव्यास की कीर्ति मानी जाती है, संभवतः यह 10वीं ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। तो महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़ाकर अब क्या हो गई है? 24,000 हो गई है। यानी कि महाभारत में अब कितने श्लोक हैं? तो वो हैं आपके 24,000 श्लोक। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और अब इसकी संख्या भी बढ़ गई है। ठीक है, अब लगभग आपकी जो इसमें श्लोक हो गए हैं महाकाव्य में 1 लाख तक श्लोक हो गए हैं। तद अनुसार यह सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। ठीक है, इसके तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। वाल्मीकि रामायण में मुख्यतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, जिसमें आपके पहले 6,000 श्लोक थे और फिर बढ़कर 12,000 हो गए थे और वर्तमान में है इसमें 24,000। यानी कि महाभारत में आपके 1 लाख तक आपके श्लोक हैं और रामायण में है आपके 24,000 श्लोक। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, जिसकी रचना महाभारत के बाद प्रतीत होती है। माना जाता है कि रामायण की पहले रचना हुई थी और महाभारत की रामायण के बाद। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान एवं सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। कहाँ से होता है? शुल्ब सूत्र से। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। ठीक है, यानी कि जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ थे ये किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। बाकी आपकी जो अर्थशास्त्र थी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। ठीक है, कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास हैं।
कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो संगम साहित्य थे उनकी जो भाषा थी क्या थी, तो वो तमिल थी। ठीक है। कुछ संगम साहित्य के यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं। तोलकाप्पियम, शिलप्पाधिकारम, मणिमेखले। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेखित कावेरी पट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक स्रोत से प्रमाणित हुआ है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विदेशी विवरण, यानी कि प्राचीन भारत में जितने भी विदेशी लोग आए थे हम उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोट्स के नाम का उल्लेख किया है। यानी कि जो यूनानी लेखक थे आपके, उन्होंने क्या बोला कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर के समकालीन के रूप में किसको बोला गया है? सेंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख है। यूनानी विवरणों में सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व से निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यानी कि चंद्रगुप्त का नाम ही क्या है? सेंड्रोकोट्स है। ठीक है। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के आधारशिला पर की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगस्थनीज की इंडिका इन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है। यानी कि जो मेगस्थनीज है किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। हेरोडोटस, हेरोडोटस क्या कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी एक रचना भी है हिस्टोरिका। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी की भाषा, यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखा गया आपका यूनानी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है सुलेमान। यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था, जिसने पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया था। अल मसूदी, यह 941 और 943 तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में बताया है। अलबरूनी, अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था, जिसने तहकीक ए हिंद नाम यानी कि किताब उल हिंद की रचना की थी, जिसमें भारत के निवासियों की तात्कालिक दशा का वर्णन किया है। काफ़ी बार पूछा गया है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? तो यह है अलबरूनी, जो कि महमूद गजनवी का समकालीन था। यानी कि इन्हीं के समय में भारत आया था। ठीक है। अब कुछ चीनी यात्रियों जो लेखक थे उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फायान है, इसकी रचना है फो क्यू। भारत की तात्कालिक जो स्थिति थी उसका वर्णन मिलता है इसमें। फायान ने अपनी 15 वर्ष की भारत यात्रा में प्रमुख नगर बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों का भ्रमण किया। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शासित मध्य देश की विस्तृत वर्णन किया है। इसने गुप्तकालीन दंड विधान, कृषि उपज कर, मध्य देश में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता, धनी व्यक्तियों द्वारा मंदिर, विवाह, निःशुल्क पुण्यशालाओं एवं औषधालयों के निर्माण की जानकारी दी है। ठीक है। और जो सुंग युन है, इसने बिहार एवं बंगाल की तात्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग है, इसने सियोकी नामक एक रचना की थी। ह्वेनसांग ने लगभग 16 वर्ष तक भारत की यात्रा और यहाँ पर मतलब 16 वर्ष तक भारत की यात्रा की थी, और उसने विश्व के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। यहाँ के ज्ञान एवं शिक्षण के उच्च स्तर की प्रशंसा की थी। ठीक है। उसके यात्रा विवरण में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल, तात्कालीन भारत की राजनीतिक
जो स्थिति थी उसका वर्णन मिलता है। इत्सिंग, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की जो आत्मकथाएं लिखी थी वो इत्सिंग ने लिखी थी। इत्सिंग ह्वेनसांग के चीन लौटने के बाद आए थे, यानी कि जब ह्वेनसांग चाइना लौट गए थे तो उसके बाद कौन आए थे? इत्सिंग आए थे। इन्होंने बंगाल की ताम्रलिप्ति 3 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है। इत्सिंग चीन वापस जाते समय अपने साथ बौद्ध त्रिपिटक थे उनके 400 प्रतियां ले गए थे। ठीक है। और जो नेक्स्ट है माथवेन लिन, इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण का जो अभियान था उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट है चाउ जू कुआ, इन्होंने लिखी थी चूफान जी। इन्होंने 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का वर्णन किया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना, पहला चैप्टर में हमारा इतना ही था। इसके बाद जो चैप्टर आएगा, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे या वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।